अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हॉरर और एडवेंचर से भरी हुई नॉवेल खाली घर आपको अब तक कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आए तो लाइक भी करें और आने वाली सारी एपिसोड्स की नोटिफिकेशन जानने के लिए मेरे चैनल मूड फ्रेशर को सब्सक्राइब करें। अब सुनते हैं आगे। वो उसकी पुश्त पर लहराते हुए घने बालों को देख रहा था। नीलम के बाल बहुत खूबसूरत थे, रेशम जैसे और एकदम लंबे। उसके बाल घुटनों से भी नीचे आते थे और बहुत घने थे। काला बिल्ला नीलम की खूबसूरत जुल्फ़ों, मुतनासिब जिस्म और दिलकश चाल को दूर तक देखता रहा। सैयदपुर के जिन की नीलम से ये पहली मुलाकात थी। वो इस हसीन लड़की को देखते ही उसकी जुल्फ़ का असीर हो गया था, उस पर आशिक हो गया था, उसके दाम में उल्फत में जकड़ गया था। अब वो उनके पीछे पीछे हो लिया था। 2-3 गलियों से गुज़रने के बाद बिल आखिर वो देहाती लड़का एक घर में दाखिल हो गया। ये एक कच्चा घर था। इस घर के दर व दीवार से गरीबी झलक रही थी। लड़के ने टूटे दरवाजे के घर में दाखिल होकर उन्हें पलट कर देखा और बोला, अंदर आ जाओ। घर में सबसे पहले वाजिदा दाखिल हुई, उसके बाद फैयाज हुसैन, फिर नीलम। वाजिदा ने सहन में दाखिल होते ही सामने चारपाई पर एक हड्डियों के ढांचे को देखा। हुस्ना को इस हाल में देखकर उसे धचका सा लगा। कैसी हसीन औरत थी हुस्ना, और उसका क्या हाल हो गया था, जैसे कब्र का मुर्दा। वो काली हो गई थी, हड्डियों से खाल चिमट गई थी, आंखें अंदर को धंस गई थी। वो चारपाई पर एक मैले कुचले तकिए पर सर रखे लेटी थी। उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ थीं, जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो। वाजिदा को घर में दाखिल होते देखकर एकदम हुस्ना के चेहरे पर रंग बिखर गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने फ़ौरन उठने की कोशिश की, लेकिन उससे उठा न गया। हुस्ना को इस हालत में देखकर उसे शदीद सदमा पहुंचा। वाजिदा तेज़ी से आगे बढ़ी और उसकी चारपाई के नज़दीक जाकर बोली, हाय हुस्ना, तुझे ये क्या हो गया? कुछ नहीं बीबी जी, ये सब किस्मत के खेल हैं, हुस्ना ने बमुश्किल कहा। देख हुस्ना, तूने ख़त में लिखा था कि मैं मर रही हूँ, मरने से पहले मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। तेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो हुस्ना, तेरी आखिरी ख्वाहिश के एहतराम में हम लोग इतनी दूर आ गए हैं और साथ में तेरी बेटी को भी ले आए हैं। ले मिल ले उससे, वाजिदा ने गिलोगीर आवाज़ में कहा। फिर वो नीलम की तरफ मुड़ी और बोली, नीलम, ये तुम्हारी आया नहीं है, तुम्हारी सगी माँ है। सगी माँ? नीलम की आंखों में हैरत के पर्दे लहराए। हाँ, हमने तुम्हें रास्ते में बताया कि हुस्ना तुम्हारी आया थी, उसे तुमसे बहुत मोहब्बत थी। अब मरते वक्त उसने तुम्हें याद किया है। हमने तुम्हें गलत बताया था। इस औरत की आंखों में देखो नीलम, इसकी आंखों से ममता उमड़ रही है। ममता की इस प्यासी को माँ कहकर उससे लिपट जाओ, उसे अपना होने का एहसास दिला दो, शायद उसकी मौत आसान हो जाए। आओ बेटी, मेरे नज़दीक आओ, यहाँ चारपाई पर बैठ जाओ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें गलत बताया है। पहली बात सही थी, मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी आया हूँ। मैंने तुम्हें 4 साल तक अपनी गोद में खिलाया है। तुम मेरी नज़रों में बसी हुई हो। यूँ समझो तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, मेरी जान हो। तुम्हें देखने के लिए मैं तड़प रही थी। अब तुम्हें देख लिया, आसानी से और पूरे इत्मीनान से मर सकूँगी। ये कहकर हुस्ना ने नीलम का हाथ पकड़ लिया। सूखे हाथ का लम्स पाकर नीलम के जिस्म में झुरझुरी सी आ गई। हुस्ना ने नीलम का गोरा और नर्म मुलायम हाथ खींचकर अपने होठों पर रख लिया, उसे धीरे से प्यार कर लिया।
नीलम ने अपना हाथ खींच लिया। फिर एकदम से हुस्ना के जिस्म में जलजला सा आ गया। उसकी आंखों में बेअख्तियार आंसू भर आए। वो हिचकियों से रोने लगी। तब वाजिदा ने नीलम को चारपाई से उठा दिया और उसके नज़दीक बैठ गई। बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, हुस्ना, रोती क्यों है? नीलम को जी भर के देख ले, या ऐसा कर, तू हमारे साथ चल, हम तुझे अस्पताल में दाखिल करा देंगे, तू अच्छी हो जाएगी, फिर ज़िंदगी भर मेरे पास, अपनी नीलम के पास रहना। नहीं बीबी जी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं जानती हूँ कि मैं घड़ी दो घड़ी की मेहमान हूँ। आपने हमेशा मुझे मोहब्बत दी है। आप नीलम को मेरे पास ले आईं, यही एहसान मुझ पर बहुत बड़ा है। मेरी आंखें सैराब हो गईं, मेरी बेचैन रूह को करार आ गया। हुस्ना अपने आंसू पोंछते हुए बोली। नीलम की अजीब हालत थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हकीकत क्या है। हुस्ना उसकी सगी माँ है या महज आया है। बहरहाल जो कुछ भी था, उसे देखकर उसे घिन आ रही थी। वो इस हड्डियों के ढांचे से जल्द अज जल्द दूर होना चाहती थी। नीलम ने फयाज हुसैन की तरफ उकताहट भरी नज़रों से देखा। अब्बू, वापस कब चलेंगे? चलते हैं बेटा, फयाज हुसैन ने उसे तसल्ली दी। फिर वो हुस्ना से मुखातिब हुआ। हाँ हुस्ना, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ। तुम हमारे साथ जाना नहीं चाहती? चलती तो बहुत अच्छा होता। नहीं साहब जी, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं कहाँ जाऊँगी? चल चलाओ का वक्त है, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, हुस्ना ने कहा। आप इस घर में अकेली रहती हैं? नीलम पहली बार हुस्ना से मुखातिब हुई। हाँ बेटा, मैं अकेली रहती हूँ। जब साथ वाला ही ना रहा तो किसी और को क्या ज़रूरत है कि वो मेरे साथ रहे। बेटा, तुम पढ़ती हो? हुस्ना ने नीलम के खूबसूरत चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा। जी मैं पढ़ती हूँ, नीलम बोली। बेटा, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? हुस्ना ने मोहब्बत से पूछा। नहीं, मुझे आप याद नहीं हैं, नीलम ने सादगी से कहा। हुस्ना, उसे क्या याद होगा? ये 4 साल की तो थी। तुम्हें लाहौर से आए हुए अब पूरे 20 साल हो गए हैं। उसे भला कहाँ याद होगा? वाजिदा ने वजाहत की। लेकिन बीबी जी, मैं नीलम को कभी नहीं भूली। साथ ही मैं इस अहद को भी नहीं भूली जो मैंने आपके साथ किया था। मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा। अभी आपने नीलम को हकीकत से आगाह करने की कोशिश की तो मैंने आपको झुठला दिया। लेकिन इस वक्त जाने क्यों मेरा जी चाह रहा है कि मैं नीलम से कहूँ और सच का रद्द अमल देखूँ। इस वक्त मेरा दिल फटा जा रहा है, ममता उमड़ती आ रही है। मेरा बेअख्तियार जी चाह रहा है कि नीलम मुझे एक मर्तबा मेरी अम्मी कहकर पुकारे। हुस्ना ने अपने बाजू फैलाकर कहा। नीलम, अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करो। वाजिदा ने नीलम की तरफ देखते हुए हुक्म दिया। अम्मी, ये क्या तमाशा है? नीलम पर झिंझलाहट तारी हो गई। बेटी, हुस्ना तुम्हारी सगी माँ है, उसे माँ कहो, उसके गले लग जाओ। फयाज हुसैन ने नीलम को दोबारा चारपाई पर बैठाते हुए कहा। नीलम ने अपनी जान छुड़ाने के लिए जल्दी से हुस्ना को मेरी अम्मी कहा और मुंह बनाती हुई उसके गले लगी और फिर फ़ौरन ही खड़ी हो गई। बस अब्बू, बस बेटी, फयाज हुसैन के बजाय हुस्ना ने जवाब दिया। अल्लाह तुझे बहुत खुश रखे। लेकिन नीलम की खुशी के दिन अब पूरे हो चुके थे और ये बात हुस्ना को मालूम थी न वाजिदा को। अगर हुस्ना या वाजिदा में से किसी को आगे आने वाले वाक़यात का अंदाज़ा होता तो शायद हुस्ना उसे सैयदपुर कभी न बुलाती और न ही वाजिदा नीलम को सैयदपुर लेकर आती। लेकिन होनी होकर रहती है। जो मुकद्दर में लिख दिया जाता है उस पर हर्फ ब हर्फ अमल होता है। मुकद्दर के लिखे को भला कौन मिटा सकता है? कुछ देर बाद गांव का एक 10-12 साल लड़का घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में चीनी मिट्टी का बड़ा सा प्याला था।
उसमें दूध भरा हुआ था। हुस्ना चाची, दूध पी लो, उस लड़के ने कहा। चने दूध का प्याला इधर खड़ोंची पर रख दे, हुस्ना ने चट्टे को हिदायत दी। चट्टे ने दूध से भरा प्याला घड़े के बराबर रख दिया और खामोशी से बाहर निकल गया। लड़के के घर से निकलने के बाद वो काला बिल्ला घर में दाखिल हुआ। दरवाजे में खड़े होकर उसने एक नज़र नीलम को देखा और फिर छलांग लगाकर खड़ोंची पर चढ़ गया। बिल्ले को खड़ोंची पर छलांग लगाते हुए फैयाज़ ने देखा तो वो उसे मारने के लिए दौड़ा। उसे खदशा था कि कहीं बिल्ला दूध न पी जाए। काले बिल्ले ने फैयाज़ की ज़र्रा बराबर भी परवाह न की। उसने बड़े इत्मीनान से खड़ोंची पर चढ़कर प्याले में मुंह डाल दिया और अपनी सुर्ख सुर्ख जुबान से लप लप दूध पीने लगा। फैयाज़ को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया। उसने करीब जाकर उसको लात जमाना चाही, लेकिन हुस्ना एकदम चीख पड़ी, नहीं साहब जी, उसे मत मारना। हुस्ना, उसने दूध का सत्यानाश कर दिया। कोई बात नहीं साहब जी, ये दूध उसी का है। ये दूध उसी का है, लेकिन वो लड़का तो ये दूध तुम्हारे लिए लाया था। असल में तुम कुछ खाती पीती नहीं हो, इसलिए तुम्हारा ये हाल हो गया है, फयाज हुसैन ने कदरे गुस्से से कहा। उसकी नज़रें अभी तक इस काले बिल्ले पर थीं। ये बिल्ला किस कदर खौफनाक है, ये वही मालूम होता है जो अभी हमें गली में मिला था। वाजिदा ने काले बिल्ले की तरफ देखते हुए कहा, जो बड़ी बेनियाजी से दूध पी रहा था। बीबी जी, ये बिल्ला नहीं है, हुस्ना ने कहा। फिर क्या है? वाजिदा ने खौफ ज़दा होकर पूछा। इतने में काले बिल्ले ने पैर मारकर प्याला नीचे फेंक दिया। प्याला ज़मीन पर गिरते ही टूट गया। हुस्ना ने चौंक कर काले बिल्ले की तरफ देखा। वो खड़ोंची पर चढ़ा हुआ हुस्ना को ही देख रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हुस्ना को तनबीह कर रहा हो। वो एक मर्तबा हल्के से गुर्राया, फिर उसने म्याऊं की आवाज़ निकाली। ये म्याऊं की आवाज़ भी बड़ा लर्ज़ा देने वाली थी। हुस्ना एकदम सहम गई। वो काला बिल्ला नीलम को देखता हुआ छलांग मारकर दरवाजे में गायब हो गया। हाँ हुस्ना, ये बिल्ला नहीं तो फिर क्या है? वाजिदा ने हुस्ना से फिर पूछा। नहीं बीबी जी, मैं कुछ नहीं बता सकती, वो गुस्सा होकर गया है। बस इतना समझ लें कि वो जो कुछ नज़र आ रहा था वो नहीं था, हुस्ना ने आहिस्ता से कहा। वो अपना दूध पीने आया था, पी कर चला गया। वाजिदा और फयाज हुसैन की समझ में कुछ न आया कि हुस्ना क्या कह रही है। उन्होंने उसकी बात को दिमाग का खलल समझकर ज़्यादा बहस न की। सैयदपुर ज़्यादा बड़ा गांव न था। इस गांव में आने वाला मेहमान किसी से छुप नहीं सकता था। ये लोग तो यहाँ कार में आए थे। कार गांव के बाहर खड़ी थी। जल्द ही आशिक बट को इन मेहमानों के बारे में इल्म हो गया। जब उसे ये मालूम हुआ कि ये लोग न सिर्फ लाहौर से आए हैं बल्कि सुमन आबाद से आए हैं और दिलदार बट के पड़ोसी हैं, तो भागा भागा हुस्ना के घर आया और उन्हें ज़िद करके अपने साथ ले गया। दोपहर का खाना उसने उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ खिलाया। अभी ये लोग खाना खा ही रहे थे कि उन्हें हुस्ना की मौत की इत्तला मिली। वाजिदा और फयाज को इस इत्तला पर कोई हैरत न हुई। हैरत तो उन्हें इस बात पर थी कि हुस्ना इस हालत में अब तक ज़िंदा कैसे थी। वाजिदा ने दिल में शुक्र अदा किया कि उसने नीलम को हुस्ना से मिलवा दिया। अगर नीलम को देखे बगैर मर जाती तो न जाने क्या होता। कम से कम वाजिदा ज़िंदगी भर ज़मीर की आग में जलती रहती। खाना छोड़कर ये लोग हुस्ना के घर आए। वाजिदा ने नीलम को आशिक की बीवी और बेटी के पास छोड़ दिया था। नीलम ने खुद भी अपनी माँ का चेहरा देखने की ज़िद न की थी।
ये मालूम हो जाने के बावजूद कि हुस्ना उसकी सगी माँ है, नीलम के दिल में ज़रा भी माँ की मोहब्बत ने जोश नहीं मारा था। शायद ऐसा फिल्मों में ही होता है कि अपने खून को देखकर दिल में मोहब्बत का समंदर मौजून हो जाता है। यहाँ तो नीलम को ये भी मालूम था कि हुस्ना उसकी असल माँ है, फिर भी नीलम ने कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया। असल में पहले ही दिन से वाजिदा की गोद में चली गई थी। उसने वाजिदा को ही अपनी माँ के रूप में देखा था। वाजिदा और हुस्ना में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अगर नीलम से कहा जाता कि तुम अपनी सगी माँ के साथ रहना पसंद करोगी या मुँह बोली माँ के साथ, तो वो बग़ैर सोचे समझे कह देती कि अपनी मुँह बोली माँ के साथ। एक खूबसूरत शहर का एक खूबसूरत घर छोड़कर इस छोटे से देहात के एक कच्चे घर में रहना उसके बस की बात न थी। इस लबगोर माँ के साथ रहने की बजाय वो मुँह बोली माँ के साथ रहने को तरजीह देती। वाजिदा और फैयाज हुस्ना के घर में दाखिल हुए तो उन्होंने सामने चारपाई पर हुस्ना का लाश देखा। उसके ऊपर एक मैली सी चादर पड़ी थी और दो बूढ़ी औरतें नंगी ज़मीन पर चारपाई के नज़दीक बैठी थीं। हुस्ना मर गई थी, उसका रोने वाला कोई न था। वो कैसी मौत मरी थी? कुछ देर पहले तक वो जिंदा थी। वाजिदा उसके साथ 2-2.5 घंटे रही थी। उसने बहुत सारी पुरानी बातें की थीं और अब वो खुद याद बन गई थी। वाजिदा के लिए वो एक हसीन याद से कम न थी। उसने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया था। वो उसे अपने जिगर का टुकड़ा तोहफे में दे गई थी। एक अनमोल तोहफा था। फयाज हुसैन ने उसकी तहजीज़ व तकफ़ीन में उठने वाले तमाम अखराजात को अपने ज़िम्मे ले लिया। उसके अलावा उसने हुस्ना की पुख्ता कब्र बनाने के लिए भी रकम अदा कर दी। फिर वाजिदा ने हुस्ना के चेहरे से चादर सरका कर आखिरी बार उसका चेहरा देखा। हुस्ना के चेहरे पर एकदम सुकून था। यूँ लगता था जैसे वो बड़ी मुतमईन होकर इस दुनिया से गई है। उसका चेहरा देखकर वाजिदा की आंखें भर आईं। तब फयाज हुसैन ने धीरे से वाजिदा का हाथ पकड़ा और उसे हुस्ना के घर से निकाल लाया। जब वो वापस आसिक बट के घर पहुँचे और उन्होंने नीलम को साथ लेकर सैयदपुर से जाने का कसद किया तो उन्होंने नीलम के बारे में बड़ी अजीब खबर सुनी। जब वाजिदा ने ये खबर सुनी तो फ़ौरन उसने अपना दिल थाम लिया। हाय नहीं, अरे ये कैसे हुआ? फयाज हुसैन भी परेशान हो गया। वाजिदा और फयाज जब हुस्ना के घर से वापस आए तो आसिक बट अपने घर से घबराया हुआ निकल रहा था। वो नीलम के बारे में उन्हें बताने जा रहा था। उन्हें सामने देखकर वो तेज़ी से आगे बढ़ा और बोला, नीलम बेहोश हो गई है। ये सुनकर वाजिदा पर बिजली सी गिरी। फयाज परेशान हो गया। दोनों घर के अंदर की तरफ भागे। नीलम एक कमरे में चारपाई पर बेसूध पड़ी थी। आशिक बट की बीवी और बेटी उसके नज़दीक परेशान खड़ी थी। हाय मेरी बच्ची, क्या हुआ? वाजिदा ने तड़प कर पूछा और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, नीलम मेरी बच्ची, क्या हुआ? नीलम की आंखें बंद थी। उसने वाजिदा की पुकार को ना सुना। वो कैसे सुनती? वो तो बेहोश थी। बहन परेशान न हो, आशिक बट की बीवी बोली, अभी उसे होश आ जाएगा। ये डर गई है। डर गई है? फयाज हुसैन ने पूछा। लेकिन किस चीज़ से? ओ जी, काले बिल्ले से। इस मर्तबा आसिक बट की बेटी बोली। काला बिल्ला यहाँ कहाँ आ गया? वाजिदा ने परेशान होकर कहा। बस जी, हम दोनों चारपाई पर बैठे बातें कर रहे थे, आशिक बट की बेटी ने बताया। मैं नीलम को गांव के बारे में बता रही थी कि वो काला बिल्ला अचानक चारपाई के नीचे से बरामद हुआ और उछलकर नीलम की गोद में आ बैठा।
उस काले बिल्ले को अपनी गोद में देखकर नीलम ने एक जोरदार चीख मारी और फिर बेहोश हो गई। मैं कमरे से बाहर थी, आशिक भट्ट की बीवी बोली। चीख की आवाज़ सुनकर भागी हुई अंदर आई। इस वक्त तक नीलम बेहोश हो चुकी थी। काला बिल्ला उसकी गोद से निकलकर छलांग लगा रहा था और ये आयशा उसकी अपनी बेटी की तरफ इशारा किया। इस काले बिल्ले को शू शू करके भगा रही थी। काले बिल्ले ने तेज़ी से छलांग लगाई और कमरे से बाहर चला गया। अजीब लड़की है, फयाज हुसैन ने कहा। बिल्ला गोद में आ बैठा तो डरकर बेहोश हो गई। भला बिल्लियों से भी कोई डरता है? फयाज उसको होश में लाने के लिए कुछ करें, मेरा दिल बैठा जा रहा है। जाने क्या होने वाला है। ज़रा इसको हवा करो और पानी के छींटे उसके मुंह पर मारो, अभी होश में आ जाएगी। आशिक भट्ट बोला। आशिक भट्ट की बेटी आयशा फ़ौरन हाथ का पंखा लेकर झलने लगी। आशिक भट्ट की बीवी एक कटोरे में ठंडा पानी ले आई। वाजिदा ने उसके हाथ से कटोरा लेकर उसके मुंह पर छींटे मारे, मगर नीलम आंखें न खोली। सुने, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है? वाजिदा आशिक भट्ट से मुखातिब हुई। ये छोटा सा गांव है, यहाँ डॉक्टर कहाँ। अलबत्ता एक कंपाउंडर ज़रूर है जो यहाँ डॉक्टर बना है। आप कहें तो उसे बुलवा दूँ? आशिक भट्ट ने जवाब दिया। क्यों फयाज? वाजिदा ने फयाज हुसैन से इजाज़त चाही। हाँ, बुलवा लो। कंपाउंडर है तो कुछ न कुछ तो ज़रूर जानता होगा। हाँ जी, वैसे तो बड़ा तजुर्बेकार है, पूरा गांव उसी से इलाज कराता है। फिर उसे बुलवा दें, फयाज हुसैन ने कहा। अच्छा जी, ये कहकर आशिक भट्ट ने पास खड़े एक बच्चे को हुक्म दिया। ओए जा बूटेनू, उससे कहना चौधरी जी ने बुलाया है। ये सुनकर बच्चा फ़ौरन कमरे से तीर की तरह निकल गया। ज़रा उसके तलवे सहलाओ, फयाज हुसैन ने वाजिदा से कहा। वाजिदा ये सुनकर नीलम के सरहाने से उठने लगी तो आयशा ने उसे रोक दिया। खाला, आप वहीं बैठें, मैं सहलाए देती हूँ। फिर वो उसके कदमों में बैठ गई और आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ से उसके तलवे रगड़ने लगी। वाजिदा नीलम के बालों में उंगलियां फेर रही थी, फिर उसके आईब्रो को आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियों से दबाने लगी। आशिक भट्ट की बीवी गाहे गाहे उसके चेहरे पर छींटे मार रही थी। फयाज हुसैन और आशिक भट्ट खामोश खड़े थे। कोई तरकीब कारगर नहीं हो रही थी। नीलम अभी तक बेहोश थी। फयाज हुसैन बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उस बच्चे को गए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर बूटा अभी तक नहीं आया था। क्या डॉक्टर का घर दूर है? फयाज ने पूछा। नहीं जी, करीब ही है। पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आया, मैं जाकर देखता हूँ। चलें, आपके साथ मैं भी चलता हूँ। आ जाएं, आशिक भट्ट ने कहा और वो दोनों कमरे से निकल गए। इन दोनों के कमरे से निकलते ही उसने अपनी दुम जोर से कच्ची ज़मीन पर मारी और फिर उठकर खड़ा हो गया। वो एक कुर्सी के नीचे बैठा था। उसके खड़े होने से कुर्सी उलट गई। कुर्सी के गिरने की आवाज़ से सब चौंक पड़े। फिर इस कुर्सी के नीचे से काले बिल्ले को बरामद होते देखकर सबको सांप सूंघ गया। काले बिल्ले ने चारपाई पर बेहोश पड़ी नीलम को अपनी सुर्ख सुर्ख आँखों से देखा। म्याऊं की डरावनी आवाज़ें निकाली और वहीं से छलांग लगाई। ये छलांग उसने चारपाई पर लगाई थी। वाजिदा फ़ौरन उठकर भागी। आयशा और आशिक भट्ट की बीवी भी हाय अल्लाह उई अल्लाह करती हुई कमरे से भागी। वाजिदा काले बिल्ले को चारपाई पर छलांग लगाते देखकर थर्रा कर उठ तो गई, दरवाजे की तरफ भागी भी, लेकिन फिर उसे अपनी बेटी का ख्याल आया। वो उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी। उसने हिम्मत की और दरवाजे पर रुक गई, जबकि आयशा और आशिक भट्ट की बीवी कमरे से कब की निकल चुकी थी।
वाजिदा ने पलट कर देखा। उसने जो देखा वो उसे लर्जा देने के लिए काफ़ी था। वो काला बिल्ला अपनी सुर्ख और लंबी ज़ुबान से नीलम का हाथ चाट रहा था। वाजिदा ने अपने मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकाली कि वो डर कर भाग जाए, मगर वो टस से मस न हुआ। तब वाजिदा ने कोई चीज़ तलाश करने के लिए इधर उधर देखा, मगर उसे कोई ऐसी चीज़ नज़र न आई जिसे वो फेंक कर मार सकती। फिर उसे अपने सैंडल का ख्याल आया। उसने फ़ौरन अपने पाँव से सैंडल उतार लिया और खींच कर काले बिल्ले को मारा। सैंडल काले बिल्ले के पीठ पर लगा। सैंडल खाकर वो गुस्से से गुर्रा कर पलटा और उसने वाजिदा पर जुस्त लगाने के लिए अपनी दोनों टांगें झुकाईं। वाजिदा पर लर्जा तारी हो गया। वो घबरा कर कमरे से भागी। वाजिदा के कमरे से निकल जाने के बाद काला बिल्ला इत्मीनान से वापस पलटा और फिर नीलम का नर्म मुलायम गोरा हाथ अपनी सुर्ख जुबान से चाटने लगा। वाजिदा कमरे से बाहर निकली तो उसे वो तीनों नज़र आए। फयाज, आशिक और डॉक्टर बूटा कमरे की तरफ आ रहे थे। उनके पीछे आयशा और आसिक भट्ट की बीवी थी। क्या हुआ वाजिदा? फयाज हुसैन ने घबरा कर पूछा। वो कमबख्त काला बिल्ला, वाजिदा की आवाज़ में लर्जिश थी, वो अंदर है, नीलम का हाथ चाट रहा है। अरे! फयाज हुसैन ये सुनकर बिजली की तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि वो काला बिल्ला नीलम का हाथ बड़े इत्मीनान से चाट रहा है। फयाज हुसैन ने आगे बढ़कर उसको ठोकर मारी। ठोकर खाकर बिल्ले ने पलट कर भी न देखा। अलबत्ता फयाज हुसैन के छक्के छूट गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी फौलाद के तख्ते को ठोकर मार दी हो। जूते पहने होने के बावजूद ज़रब उसके अंगूठे पर लगी। वो बिलबिला कर रह गया। उसे बड़ी हैरत हुई कि वो इस काले बिल्ले का जिस्म नर्म मुलायम न था, बल्कि फौलाद की तरह सख्त था। जब वो काला बिल्ला ठोकर खाकर भी पीछे न हटा तो आशिक भट्ट एक लाठी ले आया। उसने पूरी ताकत से उसकी कमर पर लाठी मारी। आशिक भट्ट एक मजबूत जिस्म का मालिक था। ये वार इतना ज़ोरदार और भरपूर था कि कोई आम बिल्ला होता तो वहीं दम तोड़ देता, लेकिन वो आम बिल्ला न था, वो काला बिल्ला था। उसकी कमर पर लाठी पड़ी तो वो दो टुकड़े हो गई। काले बिल्ले की कमर को कुछ ना हुआ। उसकी कमर से टन की आवाज़ आई, जैसे बिल्ले के बदन पर ना पड़ी हो, लोहे की पटरी पर पड़ी हो। चौधरी जी, छुरी लेकर आओ, डॉक्टर बूटा ने कहा। आशिक भट्ट जल्दी से बाहर निकला और चंद सेकंड में ही वापस आ गया। इस मर्तबा उसके हाथ में एक चमकीला तेज़ धार का छुरा था। आशिक भट्ट ने बड़े गुस्से से इस काले बिल्ले के पेट में छुरा घोंपा। ख्याल था कि तेज़ धार का छुरा उसके पेट के अंदर आर पार हो जाएगा, लेकिन फयाज ने देखा कि बिल्ले को कुछ न हुआ। इस मर्तबा टन की आवाज़ भी न आई। छुरा बिल्ले के आर पार हो गया था, बिल्कुल इस तरह जैसे रुई में आर पार हो जाए। आशिक भट्ट ने कई मर्तबा उसके जिस्म में छुरा मारा, लेकिन हर मर्तबा छुरा काले बिल्ले के जिस्म के आर पार हो गया, लेकिन उसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची, न खून निकला, न उसको कोई ज़ख्म आया। वो बड़े इत्मीनान से नीलम का हाथ चाटता रहा। अब आशिक के हाथ पांव लरजने लगे। छुरा उसने घबरा कर नीचे फेंक दिया और कमरे से बाहर निकल गया। आशिक भट्ट के कमरे से निकलते ही काले बिल्ले ने अपनी गर्दन उठाई, फयाज हुसैन की तरफ लाल अंगारा आँखों से देखा और छलांग मारकर चारपाई से ज़मीन पर आया। फिर तेज़ी से फयाज हुसैन की टांगों से टकराता कमरे से बाहर निकल गया। फयाज हुसैन ने महसूस किया जैसे कोई सख्त चीज़ उसकी टांगों को रगड़ती हुई गुजर गई हो। फयाज काले बिल्ले को जाने के बाद तेज़ी से नीलम की तरफ बढ़ा।
उसने देखा कि नीलम की हथेली एकदम सुर्ख हो रही थी। यूँ लगता था जैसे अब खून छलक आएगा। फिर अचानक नीलम ने कराह कर आंखें खोल दी और बेकरारी से गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। हाँ बेटा, मैं इधर हूँ तुम्हारे पास, फयाज हुसैन ने चारपाई की पट्टी पर बैठते हुए कहा। अब्बू, नीलम जल्दी से उठकर फयाज हुसैन से लिपट गई और घबरा कर बोली, यहाँ से जल्दी चलें अब्बू। हाँ बेटे, फ़ौरन चलते हैं, हम तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे, फयाज हुसैन ने उसके खूबसूरत बालों में हाथ फेरते हुए कहा। उन्होंने महसूस किया कि नीलम का जिस्म लरज़ रहा है। उन्होंने उसे और अपने नज़दीक कर लिया और तसल्ली देते हुए बोले, बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ, और हाँ, इनसे मिलो, ये इस गांव के डॉक्टर हैं, डॉक्टर बूटा। बेटी, आप बेहोश कैसे हो गई थी? डॉक्टर बूटा ने अपने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। अब्बू, वो बिल्ला कहाँ है? नीलम ने डॉक्टर की बात पर कोई तवज्जो न दी। वो चला गया। फयाज हुसैन ने दरवाजे की तरफ देखा। उनकी आवाज़ में खौफ था। तब अचानक नीलम की नज़र हथेली पर पड़ी। वो एकदम सुर्ख हो रही थी, साथ ही जलन भी हो रही थी। नीलम ने अपनी हथेली फयाज हुसैन के सामने करके पूछा, अब्बू, ये क्या है? पहले फयाज ने सोचा कि उसे सच सच बता दें कि तुम्हारे हथेली को काले बिल्ले ने चाटा है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा इस तरह उसके दिल में कहीं दहशत न बैठ जाए। ये सोचकर उन्होंने इरादा बदल दिया और बोले, पता नहीं बेटा, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? खैर कोई बात नहीं, अभी मरहम वगैरह लगाए देते हैं। फिर फयाज हुसैन डॉक्टर बूटा से मुखातिब हुए, आपके पास कोई ट्यूब वगैरह है? जी हाँ है, मैं अभी पट्टी किए देता हूँ, डॉक्टर बूटा ने अपना बैग खोलते हुए कहा। हाथ की मरहम पट्टी करके डॉक्टर बूटा ने नीलम को एक इंजेक्शन लगाना चाहा, लेकिन फयाज हुसैन ने मना कर दिया। वो अब अच्छी तरह होश में आ चुकी थी, इसलिए उसे अब किसी इंजेक्शन की ज़रूरत न थी। डॉक्टर बूटा ताकत की कुछ गोलियां वगैरह देकर रुखसत हो गया। अब शाम होने को आ रही थी। फयाज हुसैन सूरज गुरूब होने से पहले इस इलाके से निकल जाना चाहता था, ताकि अंधेरा होने तक वो मेन रोड पर पहुंच जाएं। ये सोचकर उन्होंने फ़ौरन ही वहां से निकलने की तैयारी की। आशिक भट्ट ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो रुके नहीं। ख़ास तौर पर नीलम किसी तौर पर वहां रुकने के लिए तैयार न थी। वो बार बार यही कहे जा रही थी, अब्बू चले ना, यहाँ से निकलें, मेरा दिल घबरा रहा है। तब वो लोग हुस्ना का जनाजा उठने से पहले ही सैयदपुर से रवाना हो गए। आशिक भट्ट उन्हें गांव के बाहर कार तक छोड़ने आया। ड्राइवर उन्हें दूर से आते देख कर गाड़ी से बाहर आ गया। नीलम के हाथ में पट्टी बंधी देखकर वो परेशान हो गया। क्या हुआ नीलम बीबी? उसने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही चोट लग गई, फयाज हुसैन ने जवाब दिया। चलो जल्दी करो, अंधेरा होने से पहले पहले ही हमें मेन रोड पकड़ना होगा। जी बहुत बेहतर साहब। उसने बड़े अदब से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। नीलम और वाजिदा पिछली सीट पर बैठ गईं। ड्राइवर के साथ फयाज हुसैन बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट हुई। फयाज ने आशिक भट्ट को खुदा हाफिज़ कहा और तेज़ी से शीशा चढ़ा लिया। गाड़ी कच्चे रास्ते से गुज़र रही थी। आगे आमों का बाग था। बाग के किनारे से गाड़ी गुज़रकर एक दरख्त पर बैठे हुए काले बिल्ले ने बाग के किनारे से गाड़ी गुज़र रही थी। एक दरख्त पर बैठे हुए काले बिल्ले ने बड़ी फुर्ती से छलांग लगाई और गाड़ी की छत पर इस तरह जम कर बैठ गया जैसे उसे छत पर कीलों से जड़ दिया गया हो। काले बिल्ले के छत पर कूदने का किसी को पता न चला। वो कूदा ही इतनी आहिस्तगी से था, कूदते वक्त बिल्कुल फूल सा हो गया था, हालांकि उसका वज़न किसी गधे से कम न था। फयाज और वाजिदा के दिल पर बड़ा बोझ सा था। सैयदपुर आकर उनका बड़ा दिल खराब हुआ था। उन्हें तवक्को न थी
कि वो हुस्ना को इस खस्ता हाल में देखेंगे, फिर वो उनकी मौजूदगी में ही चल बसेगी। इधर काले बिल्ले ने दहशत फैला दी थी। पहले तो उसके बारे में हुस्ना का ये कहना कि वो महज एक काला बिल्ला नहीं कुछ और है, उसके बाद नीलम का बेहोश होना, उसकी हथेली चाटना और उस पर कोई वार कारगर न होना, ये सब बातें थी कि जहन चकरा कर रह गया था। बहरहाल ये बात साबित हो गई थी कि वो काला बिल्ला न था, वो कुछ और ही था। वो क्या था ये कोई नहीं बता सकता था। वो छत पर जमा हुआ बैठा था और गाड़ी बर्क रफ्तारी से चली जा रही थी। गाड़ी के अंदर खामोशी छाई हुई थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सब अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे। अपने हाथ के बारे में बार बार सोच रही थी नीलम। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हाथ पर ये ज़ख्म किस तरह बना। ये उसे मालूम था कि वो काले बिल्ले के अचानक गोद में चढ़ आने की वजह से खौफ में आकर बेहोश हो गई थी। उसकी आंखों के सामने रह रह कर वो काला बिल्ला आ रहा था। बिल्ले से पहली मुलाकात गोया उसकी आंखों में कैद होकर रह गई थी। वो गली के दरमियान बैठा उसे टिकटिकी बांधे देख रहा था। उसकी लाल आंखों में जाने ऐसी क्या बात थी कि वो चलते चलते ठिठक गई थी। फिर हुस्ना आया से उसकी सगी माँ बन गई थी। नीलम का जहन अभी तक उसे अपनी सगी माँ कबूल करने को तैयार न था। अब वो इस दुनिया में न रही थी, अब सगे सौतेले का कोई झगड़ा न रहा था, लेकिन अब भी उसका जहन नहीं नहीं की गिरदान कर रहा था। वो बार बार नज़रें उठाकर वाजिदा की तरफ देख रही थी, जैसे वो यकीन कर लेना चाहती हो कि उसकी सगी माँ का इंतकाल नहीं हुआ। वो उसके साथ गाड़ी में सफ़र कर रही थी। वो वाजिदा के अलावा माँ के रूप में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फयाज हुसैन एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। काला बिल्ला उसके हिसाब पर सवार हो चुका था। हुस्ना के कहे हुए अल्फाज और नीलम की हथेली चाटना, वो काला बिल्ला बार बार उसकी नज़रों के सामने घूम रहा था। फयाज का उसको ठोकर मारना, आशिक भट्ट का लाठी से मारना और फिर उसका जिस्म छुरे से छेदना और छुरे का उसके जिस्म से आर पार होना, उसे सब याद था। कैसा खौफनाक मंजर था वो। अब दोस्तों क्या होने वाला है, नीलम के साथ क्या होने वाला है, जानने के लिए सुनते हैं खाली घर का नेक्स्ट एपिसोड।